सर उनका छोटा बच्चा है, शायद परेशान कर रहा चलिए होगा। कोई बात नहीं। चलिए, जहाँ से छोटा था हम वहीं से देखेंगे। हमने कहा था इन्होंने जो 1973 की अगर हम बात करें, तो 1973 में इन्होंने पहली एल्बम इन्होंने लॉन्च की थी, लिविंग इन द मटेरियल वर्ल्ड लॉन्च किया था इन्होंने। तो उसके बाद इन्होंने 2009 में इनको पहला ग्रैमी अवार्ड इनको दिया गया था, 2009 में मिला था, याद देखिएगा। और 2024 में इन्होंने तीन अलग अलग एल्बम के लिए तीन ग्रैमी अवार्ड जीते थे। देखिए, बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है। क्वेश्चन पूछा जाएगा, भारत का वह कौन सा व्यक्ति है या कौन सा कलाकार है, वह कौन सा उस्ताद है जिसे 2024 में तीन ग्रैमी अवार्डों से सम्मानित किया गया था। देखिए, कोई एक ग्रैमी अवार्ड पाने में लोगों की हालत ख़राब हो जाती है। इन्होंने तो 2024 में, इसी वर्ष है, तीन अलग अलग एल्बमों के लिए इन्हें ग्रैमी अवार्ड दिया गया था। बहुत बड़ी बात है अपने आप में, बहुत बड़े महान शख्स थे। तो इस तरीके से अगर हम देखें तो इनके पास कुल कितने ग्रैमी अवार्ड हो जाते हैं? 4। तो भारत में हुआ कौन सा व्यक्ति है जिसके पास चार ग्रैमी अवार्ड हैं? उस्ताद जाकिर हुसैन। तो चार ग्रैमी अवार्ड हैं। तीन किसके लिए थे? एक कब दिया गया था, पता चल गया? जी सर, जी सर। ठीक है ना? एक 2009 में मिला था फर्स्ट, और 3 2024 में। ठीक है। तो ये तीन यहाँ पर मिले थे। इनके पिता की अगर बात करें, इनके पिता उस्ताद अल्लाह रखा कुरैशी और माता का नाम बाबी बेगम। ये इनकी है। ये पूछा नहीं जाएगा, मगर आपको याद रखिएगा। तो कभी क्वेश्चन पूछा जाएगा कि फलाना फलाना उस्ताद अल्लाह खां कुरैशी और इनका पुत्र का क्या नाम है, तो वहाँ पर अहमद हुसैन दिया जा सकता है, जाकिर हुसैन दिया जा सकता है। अलग अलग जो इस्लाम धर्म के जो भी लोग हैं उनके बारे में, जैसे शाहरुख खान दिया, अलग अलग दिया जा सकता है। तो आपको पता होना चाहिए कि फलाना फलाना व्यक्ति का ये पुत्र था। तो इनके पिताजी की बात करो, उस्ताद अल्लाह खां की अगर मैं बात करूं, तो इन्होंने अपने समय के बेहतर, ये क्या थे, प्रसिद्ध तबला वादक थे। कहते हैं ना, जैसे संगत में रहते हैं वैसे रंगत आती है। आपने एक चीज देखा होगा कि बहुत से समाज में एक धारणा बनी रहती है कि डॉक्टर का बेटा डॉक्टर ही बनता है, आईएएस का बेटा आईएएस ही बनता है। तो ऐसी धारणा क्यों बनी रहती है, बता सकते हैं? सर क्योंकि उनको माहौल ही वही मिलता है, उनका इन्वायरमेंट ही वही रहता है। बिल्कुल सही। और बच्चा जैसा देखता है वैसा सीखता है। बिल्कुल सही। जो डॉक्टर का बेटा होता है, अगर वो रात दिन वही चीज़ें देख रहा है अपने पिताजी की, जो चीज़ें वो उसके पिताजी कर रहे हैं, तो बेसिकली ये डॉक्टर, उसके अंदर वो गुण आ जाएंगे, स्वाभाविक वो आ जाएंगे। अगर वो बेसिकली, अगर हम बात करें, अगर वो उसको सुई लगाना वो बचपन में ही सीख जाएगा। वो आधी से आधी दवाइयों का अगर कहें जानकार वो खुद ही बन जाता है। तो ये अपने आप में बहुत बड़ी ये उपलब्धि रहती है। तो कहते हैं कि डॉक्टर का बेटा डॉक्टर, ये जी फलाने का मिस्त्री का बेटा मिस्त्री क्यों बनता है, और कारपेंटर का बेटा कारपेंटर ही क्यों बनता है, और जो हल बाने वाला हैया कहते हैं जिससे उसका बेटा है वो क्यों बनता है। तो ये क्या होता है, हमारा जो माहौल होता है, जैसे आपने कहा, जिस परिवेश में हम बढ़ रहे हैं, जिसमें हमारा लालन पालन हो रहा है, जिस तरीके का हम परिदृश्य देखते हैं, तो वही परिदृश्य हमारे अंतर्गत आता है। ठीक है। तो इनको तबले की अगर हम कहें, जो शुरुआती जो जानकारी होती है संगीत की, जो शुरुआती तालीम जो मिली, इनके पिताजी से ही इनको मिली। और हुसैन जो जाकिर हुसैन की अगर बात करें, इनके प्रारंभिक शिक्षा जो हुई थी माही स्थित जो सेंट माइकल स्कूल में इनकी प्रारंभिक शिक्षा हुई थी। और उन्होंने अगर बात करें, जो ग्रेजुएशन जो किया था मुंबई से इन्होंने अपना ग्रेजुएशन कंप्लीट किया था। कभी क्वेश्चन बनेगा कि भैया इस व्यक्ति ने कहाँ से अपना ग्रेजुएशन प्रारंभ किया था, तो ग्रेजुएशन किस स्थान से किया था इन्होंने? ग्रेजुएशन जो मुंबई के सेंट जेविस जो कॉलेज है, सॉरी, तो वहाँ से इन्होंने अपनी क्या करी थी, अपनी जो आगे की पढ़ाई थी, उच्च शिक्षा की जो पढ़ाई थी यहाँ पर करी थी। और प्रारंभिक शिक्षा कहाँ से करी थी इन्होंने? प्रारंभिक शिक्षा की अगर बात करें, जहाँ से इन्होंने प्रारंभिक शिक्षा हाई स्कूल तक की जो करी होगी, प्रारंभिक शिक्षा जो कहते हैं कि हम प्रारंभिक शिक्षा 1 से लेकर 5 तक की जब हम बात करते हैं तो वो होती है, तो सेंट माइकल कॉलेज से स्कूल से इन्होंने करी। और फिर जाके ग्रेजुएशन कहाँ से करा? सेंट जेवियर
जो बहुत बड़ा प्रसिद्ध कॉलेज है मुंबई में, तो यहाँ से इन्होंने करी। अब बात करते हैं थोड़ा सा, आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे कुछ चलचित्र दैनिक भास्कर से लिए हुए हैं। तो ये जाकिर हुसैन आप देख पा रहे होंगे। आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे पद्मश्री साल कौन सा था बेटा, ये देख लीजिए, अगर इसके स्क्रीनशॉट खींच सकते तो खींच लीजिए। तो यहाँ पर देखिए पद्मश्री इनको 1988 में मिला था, 2002 में इनको पद्म भूषण से दिया गया था, और 23 जो मिड वीक में जो दिया गया था पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया था। देखिए इनको कौन कौन से अवार्ड मिले हैं, इन अवार्डों को एक बार विशेषकर ध्यान में रखिएगा। 1990 में इनको संगीत नाटक अकेडमी पुरस्कार से इन्हें सम्मानित किया गया था। क्वेश्चन पूछा जाएगा कि आपसे कि जाकिर हुसैन जी को संगीत नाटक अकेडमी पुरस्कार से कब सम्मानित किया है, किस वर्ष से सम्मानित किया गया था, 1988 में, 1990 में, या फिर आपके 92 में, या 2002 में। तो आपको ये पता होना चाहिए कि फलाने व्यक्ति को कब दिया गया था, पहला कब दिया गया था, 1990 में। और इसी वर्ष इनको इंडो अमेरिकन अवार्ड भी दिया गया था। तो याद देखिएगा बड़ा अवार्ड है। और फिर आता है साल, आता है 1992 का, वो साल था प्लेटिनम ड्रम एल्बम के लिए ने बेस्ट वर्ल्ड म्यूजिक का ग्रैमी अवार्ड दिया गया था। तो बेसिकली अगर देखते हैं तो क्वेश्चन पूछा जाएगा कि जाकिर हुसैन जी को किस एल्बम के लिए बेस्ट वर्ल्ड म्यूजिक का ग्रैमी अवार्ड दिया गया था, कौन सा एल्बम था, प्लेनेट ड्रम। रेड ड्रम था। तो इसके लिए अगर आप देख लीजिए, बेसिकली अगर आप किसी से वार्तालाप करोगे, किसी से भी अगर वार्तालाप करोगे इनके संबंध में, वो कहेंगे यार हमारे देश के बहुत ही शानदार तबला वादक थे। अभी बहुत से अनुमम बहुत से लोगों को ये भी पता नहीं होगा कि इनको ये अवार्ड मिले थे। मैं अगर आपसे कहूँ, अभी आपने पढ़ा होगा, अभी आपको ये पता होगा, इससे पूर्व आपको ये पता भी नहीं होगा कि इनको भारत के जो सर्वश्रेष्ठ जो नागरिक सम्मान थे उनको उनसे अलंकृत किया गया है। क्योंकि हमने कभी इस तरफ ध्यान ही नहीं देता, हम तो बस कभी देखते हैं कि यार किसको, वो जो हमारे जैसे फिल्म हस्तियाँ होती हैं हम उन पे ही ज़्यादा ध्यान देते हैं ना, कि भैया पर्यावरण के क्षेत्र में किसे मिला है। हमें यही पता नहीं होगा कि पर्यावरण के क्षेत्र में किन किन लोगों को इस 2024 में ये चीज़ें मिली हैं। तो बेसिकली हम इन चीज़ों को जानते नहीं हैं, तो यहीं से क्वेश्चन बनते हैं। तो क्योंकि करंट अफेयर से रिलेटेड है, तो 2006 में यहाँ पर देखिए 2006 में मध्य प्रदेश सरकार की तरफ से इनके कालिदास सम्मान से सम्मानित किया है। अगर आपको मैं बता दूं, मध्य प्रदेश सरकार का सबसे बड़ा जो सम्मान है वो कालिदास सम्मान है। जैसे हम अगर कहें उत्तराखंड का कौन सा सबसे बड़ा सम्मान है, बताइए, उत्तराखंड का सर नहीं पता। उत्तराखंड गौरव सम्मान, ठीक है, ये दिया जाता है। जैसे कि आपने देखा होगा पिछले दफे नरेंद्र सिंह नेगी जी को, और साथ ही किसको दिया गया था, एक आध जने राजनेताओं को भी दिया गया था, किन दो तीन लोगों को दिया गया था। तो ये हैं, और ये मध्य प्रदेश का जो कालिदास सम्मान है इनको दिया गया था। तो ये जो कालिदास सम्मान है कई दफे अलग अलग लोगों को अलग अलग क्षेत्रों में दिया जाता है। तो इनको मध्य प्रदेश सरकार द्वारा कालिदास सम्मान से सम्मानित किया गया है। तो यह देखिएगा 2009 की बात करते हैं। 2009 में ग्लोबल ड्रम प्रोजेक्ट के लिए ने कंटेम्प्रेरी जो वर्ल्ड म्यूजिक एल्बम के लिए ने ग्रैमी अवार्ड दिया गया था। देखिए इनको दो बार, एक तो दिया गया था, किसके लिए दिया गया था, बेस्ट वर्ल्ड म्यूजिक का ग्रैमी अवार्ड दिया गया था। ये कब दिया गया था, साल था आपका 1992 में। और साल 2009 में इनको किस एल्बम के लिए ग्रैमी अवार्ड दिया गया था, ड्रम प्रोजेक्ट, ग्लोबल ड्रम। हाँ, तो इनके लिए कंटेम्प्रेरी जो वर्ल्ड म्यूजिक एल्बम की का क्या दिया था, इनको अवार्ड दिया गया था। और देखिए जो अगला है, कहते हैं 2012 में ये कोणार्क जो नाट्य मंडल की तरफ से इन्हें गुरु गंगाधर प्रधान लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया जाएगा। तो कोणार्क कहाँ है, सर उड़ीसा का सूर्य मंदिर।
तो उड़ीसा, तो क्वेश्चन पूछा जाएगा कि उड़ीसा सरकार द्वारा, उड़ीसा राज्य सरकार द्वारा जाकिर हुसैन को किस सम्मान से सम्मानित किया गया था। समझ में आ रहा है? तो 2012 में जी सर, जी सर। किसके लिए दिया गया था? कोणार्क का, अगर हम देखें जो नाट्य मंडप है की तरफ से। अब ये पूछा जाएगा कि गुरु गंगाधर प्रधान लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड किसकी ओर से ये दिया गया था, क्योंकि राज्य सरकार की शाखाएं होती हैं, तो जो कोणार्क का नाट्य नाट्य जो मंडप है उसकी तरफ से इसको दिया गया। साल आते हैं 1900, नहीं सॉरी 2019 की तरफ आते हैं, तो आप देख पा रहे हो नाटकीय संगीत नाटक अकादमी की तरफ से इन्हें अकादमी रत्न पुरस्कार दिया गया। अब बहुत से लोग रत्न को समझ के सोचेंगे कि भारत रत्न दे दिया है। तो 2019 में तो संगीत के क्षेत्र में अगर देखें, संगीत नाटक अकादमी द्वारा इनको अकादमी रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया गया। अभी मैं लास्ट में क्वेश्चन भी रखूंगा, ध्यान से रखिए, सुनिएगा। तो 2022 में मुंबई यूनिवर्सिटी की तरफ से इनको संगीत के क्षेत्र में इनका जो उल्लेखनीय योगदान रहा, डॉक्टर ऑफ लॉ की मानक उपाधि दी गई थी। क्वेश्चन क्या बनेगा? क्वेश्चन पूछेगा कि जाकिर हुसैन जी को डॉक्टर ऑफ लॉ की मानक उपाधि किसकी ओर से दी गई? तो किसकी ओर से दिया गया? मुंबई यूनिवर्सिटी। मुंबई यूनिवर्सिटी की तरफ से दिया गया। ठीक है, जैसे आपने देखा होगा कि अमिताभ बच्चन हो गया या शाहरुख खान हो गया या कोई अन्य राजनेता होता है जैसे लालू प्रसाद जी हो गए, तो इनको क्या कहता है, अलग अलग जो बाहर की जो यूनिवर्सिटियाँ होती हैं, विदेशों की यूनिवर्सिटियाँ होती हैं, तो इनको बुलाती हैं, तो इनको भी क्या करती है, कहीं डी लट की उपाधि देते हैं, कहीं अलग अलग चीज़ें होती हैं उनको ये दी जाती हैं। ठीक है, जैसे प्रधानमंत्री मोदी जी जब अन्य देशों की यात्रा करते हैं तो वहाँ पर उनको उस देश का सर्वोच्च जो पुरस्कार होता है उसको अलंकृत किया जाता है, चाहे मानक उपाधि दी जाती है, अलग अलग तरीके से दी जाती है। तो 2022 में इनको क्या दिया गया था? लॉ, डॉक्टर ऑफ लॉ की मानद उपाधि। ठीक है, 2024 में 3 एल्बमों के लिए क्या दिया गया था? ग्रैमी। तो याद रखिएगा क्वेश्चन क्या बनेगा, 2024 का रिसेंट है, 2024 की परीक्षा दे रहे हैं आप। तो क्वेश्चन पूछा जाएगा कि वह कौन सा व्यक्ति है जिसकी 3 एल्बमों के लिए उसे 3 ग्रैमी अवार्ड प्रदान किए गए। तो वहाँ पर आपके ए रहमान दिया जा सकता है, आपके जो मैंने कहा था जो जो आपका आर का जो गाना था, नट्टू नट्टू वाला, पता नहीं कौन सा गाना था, नाटू 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 नाटू। नाटू, वो दिया जाता है। क्योंकि बच्चों के दिमाग में उस समय पे क्या घूम रहा था, क्योंकि वो नाटू नाटू जो गाना था आर के का, तो वो दिमाग में घुमा रहता है, तो बच्चे सोचते हैं यार हाँ वो उसको दिया गया होगा। समझ में आ रहा है ना? तो वो सोचते हैं कि यार इसको दिया होगा, तो वो उसकी तरफ भागते हैं। जो बच्चा बहुत डीपली पढ़ता है, बेसिकली लग रहा होगा कि यार हम पढ़ क्या रहे हैं, तो उस तरफ जब बच्चा पढ़ता है तो हाँ कि फलाने फलाने जिस व्यक्ति को दिया गया, तो उस समय 2024 में 3 एल्बम के लिए इन्हें दिया गया था। अब देखिए, अब यहाँ पर कुछ इनके बारे में थोड़ा जानकारी लेते हैं। अभी तक जो मैंने बता दिया परीक्षा के दृष्टिकोण से बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण चीज़ें मैंने आपको बता दी है। यहाँ पे देखिए, सपाट जगह देखकर ये उंगलियों से धुन बजाने लगते थे, जैसे कि आप लोग देखते होंगे कभी कभी, आप अपने कॉलेज लाइफ में आपने देखा होगा, जब आपके डेस्क होती है तो डेस्क में आप क्या करते, तो अपनी उंगलियों को तबले की तरफ बजाना, या कहीं पे कंस्टर मिल गया या कुछ भी बन गया तो वहाँ पर आपने हाथ उंगली को क्या फेरने शुरू कर देते हो। हर किसी ने अपने जीवन में किया होगा, ऐसा कोई तो बच्चा नहीं होगा जिसने इस चीज़ से अछूत रहा होगा। तो जाकिर हुसैन के अंदर बचपन से ही धुन बजाने का हुनर था। तो मैंने भी कई दफे बजाया, तो मेरे अंदर वो हुनर नहीं आया। शायद मुझे लगता है आपने भी बजाया होगा। बजाया किसी ने? सर मैंने बजाया है, लेकिन मार ही खाई है। तो बेसिकली वही कह रहे हैं ना कि वो चीज़ हम क्या कहते हैं, वो हमारे अंदर वो चीज़ गुण नहीं आई, क्योंकि हम उस क्षेत्र में ज़्यादा हमारा रुचि नहीं थी। अगर हमारे जिस क्षेत्र में हमारी जो रुचि होती है, तो हम अगर उसी क्षेत्र में बढ़ते हैं तो हम कामयाब होते हैं। हम आजकल डेट में इसीलिए तो कहा जाता है ना कि माँ बापों को ज़्यादा बच्चे की तरफ ज़्यादा प्रेशर नहीं करना चाहिए, कि जो क्षेत्र में वो बढ़ना चाहता है उसी क्षेत्र में उसको बढ़ाना चाहिए। ठीक है,
तो इनके क्या करते थे, ये बचपन से ही इनके अंदर अगर वो धुन बजाने का हुनर था, तो कोई भी जगह देखते थे, चाहे वो डेस्क हो या कहीं पर ही रेलवे या कहीं पर भी देखते थे, तो सपाट उंगलियां फेरने के धुन बजाने ये लगते थे। यहाँ तक कि किचन में जो बर्तन थे, बर्तन भी ये नहीं छोड़ा करते थे। और तवा हो गया, हांडी हो गया, थाली हो गई, जो मिल जाता था। जैसे आप हमने बचपन में देखा होगा, कई दफ़े देखा होगा कि थाली जब खाने के लिए तो उठा के उसको तबले के तौर पे या कहें उसको ढपली के तौर पे बजाना हम करते हैं बेसिकली। जो ढपली वाला जो गाना था, तो उस गाने को देख के कई लोग बजाते थे। तो इस तरीके से बजाया बजाया करते थे। और वे उस पर हाथ क्या करते थे, ये हैं जाकिर हुसैन, देख पा रहे होगे। तो तबले पर वो फेरते थे। अब देखिए यहाँ पर क्या है, उस्ताद हुसैन को 7 बार ग्रैमी अवार्ड के लिए नॉमिनेट हुए थे और 4 बार इन्होंने जीता। देखो दूसरा क्वेश्चन आपके सामने बन गया, बना बना या नहीं? जी तो सर। क्वेश्चन पूछा जाएगा कि भारत का जी वह सर कौन सा पूछो। शख्सियत थी जिसे 7 बार ग्रैमी अवार्ड के लिए नाम नॉमिनेट किया गया था और सिर्फ 4 बार वो जीत पाया। आप उठा लीजिए, बहुत ढेर सारी चीज़ें उठा लीजिए, भारत को बहुत कम फिल्मी जगत में या कहें आपके संगीत के क्षेत्र में मिला, मगर ये व्यक्ति ऐसा व्यक्ति रहा जो 7 बार नॉमिनेट हुआ। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे ये पुरस्कार दिया जाता है। देखिए इतने पूरा वर्ड है, वर्ड में किसी व्यक्ति को 4 बार अगर ये पुरस्कार दिया जाता है, तो वो व्यक्ति कितना महान होगा, इससे ही पता चलता है। ठीक है, तो 4 बार 7 बार नॉमिनेट हुए और कितने बार जीते? चार 4 बार बार जीते। और तबले को अपनी गोद में रख। सर थोड़ा सा कंफ्यूजन हो रहा है इसके बताइए लिए। बताइए, बिल्कुल बताइए। सर एक तो 1992 में भी जीता, फिर 2009 में जीता, और तीन तो इन्होंने 2024 में जीते, तो पांच नहीं हो रहे ये? देखिए वो अलग अलग है। देखिए आप जो कह रहे हो, यहाँ पर देखिए, अब जी मैं सर। थोड़ा सा इसे क्लियर कर देता हूँ। ये कह रहा है कि ये ग्लोबल प्रोजेक्ट है, इनको कब कब मिला था पहले बताओ। तीन मैंने जो बोला था, कब कब मिले थे पहले बताइए। ग्लोबल वाला तो नहीं, मैंने 2009 में मिला जब था आपको सर। ये कहा था, देखिए पहले इसको याद रखिए। इनको क्या मिला, पहला ग्रैमी जी सर। अवार्ड जो मिला था 2009 में, जो एल्बम थी। देखिए एल्बमों के लिए इन्हें मिला है, जो इनके जी द्वारा सर। जो एल्बम प्रस्तुत की गई थी, तो उनके लिए इनको 3 क्या मिले। एक पहला मिला था, एक वो जो अब मैंने कहा लिविंग इन द मटेरियल वर्ल्ड लॉन्च किया गया था पहला। और इनको 3 अलग अलग एल्बमों के लिए इनको दिया गया था। और जो यहाँ पर आप देख पा रहे होगे, यहाँ पर हमने कहा 2024 में इनको 3 दिया गया था, 2009 में, तो यहाँ पर आप देख पा रहे होगे 2009 में इनको क्या दिया गया, पहला ये मिला मिला। और ये जो, ठीक जी है, सर। आप ये देखिए, पहला आप ये, सर पहला 1973 में मिला ना सर? मुझे कंफ्यूज मत करो। नहीं नहीं नहीं, 1992 है सर लिखा हुआ ना, वही कंफ्यूज कर रहा है। देखिए इसको ये समझिए, देखिए इनको ना एक तो वर्ल्ड बेस्ट जो म्यूजिशियन के तौर पे भी दिया गया था। ठीक है, तो अलग अलग तरीके से हाँ सर, हाँ सर, वही वाला कंफ्यूज हाँ, कर रहा तो है। ये इसको मैं बता रहा हूँ। देखिए पहले अपने दिमाग में ये बैठा लीजिए, 2009 में इन्हें पहला ग्रैमी अवार्ड दिया गया था। देखिए पहले ही ये वाला क्रम को जी याद रख लो, ये वाला जो क्रम है, इसको इसको अपने दिमाग में बैठा लो। जी 2009 में ये जो मैंने 2024 में। अंडरलाइन किया है, इसको अपने दिमाग में बैठा लो, जो इनको सम्मान मिला है। जी सम्मान, सर। किसी व्यक्ति विशेष को जो सम्मान दिया जाता है, तो ये सम्मान इन्हें अभी तक मिले हैं। 98 में इन्हें पद्मश्री, 2002 में इन्हें पद्म भूषण, और 2023 में इन्हें पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया। और साल 2009 में इन्हें पहला आपका इनको ग्रैमी अवार्ड इनको मिला। और 2024 की जी अगर बात करें, तो जी 2024 में इन्हें 3 क्या मिले, ग्रैमी अवार्ड मिले। जो 3 ग्रैमी अवार्ड मिले, तो टोटल मिले। कितने हो गए, जी जी कितने हो गए? 4 चार। 4 हो गए। 4 चार। हो गए, 4 तो हो गए। कितनी बार इनको नॉमिनेट किया गया? इनकी अलग अलग एल्बम में भी तो आई होंगी। अपने 7 बार। जीवन में इन्होंने सिर्फ 4 एल्बम ही थोड़ा जी जी दी सर। सर। होंगी। 73 साल की उम्र में गए हैं, तो जी बचपन से ही इस हुनर में थे, तो इन्होंने बहुत ढेर सारी चीजें की होंगी। तो कितने बार नॉमिनेट हुए? जी तो 7 बार। 7 बार 7 बार। नॉमिनेट हुए। तो ये लेके चलिए, किसी व्यक्ति जी ने सिविल सर्विस की मुख्य परीक्षा, जो कहते हैं, अगर हम जो आपका इंटरव्यू में 7 बार उसने प्रतिभाग किया होगा, मगर 4 बार सेलेक्ट हुआ। समझ में आ रहा है? तो इस तरीके से लेके चलिएगा। जी जी तो हमने ये कह दिया। अब यहाँ पर देखिए, जो आप कह रही है ना, जो यहाँ पर जो इसको दिया गया है प्लेटन
ड्रम एल्बम के लिए ना बेस्ट, ये बेस्ट वर्ल्ड म्यूजिक जी ग्रैमी का अवार्ड दिया गया। तो ये उनको उसके एल्बम के लिए ये अलग है, इस चीज़ को ध्यान में रखिएगा, ये ठीक है। अलग है। तो इनको जी बेस्ट जी वर्ल्ड म्यूजिक का क्या दिया गया था, अवार्ड दिया गया, जो म्यूजिक को निर्मित करता है और जो एल्बम बनाता है। एल्बम अलग चीज़ होती है, म्यूजिक धुन को उकेरना अलग चीज़ होती है। जी समझ में आ गया बेटा अब? जी 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 सर, सर। जी सर। ठीक है, चलिए अब देखते हैं आगे। तो हमने कहा कि तबले को अपनी गोद में, या अभी जब भी इनकी वीडियो देखोगे यूट्यूब में, कभी अगर आप शास्त्रीय संगीत सुनने में, अगर दादरा हो गया या फिर तीन ताल हो गया, अलग अलग चीज़ें होती हैं। अगर आप शास्त्रीय संगीत में, अगर क्लासिकल म्यूजिक में अगर आपको रुचि होगी, तो आपने कभी इसको इनको देखा होगा, जब भी ये बजाते हैं तो अपनी गोद में ये तबला रखते हैं। कई दफ़े मैंने एक बार इनका लाइव कॉन्सर्ट भी देखा था, तो ये हमेशा ये करते हैं। तो तबले को अपनी गोद में रखते थे। और जाकिर हुसैन शुरुआती दिनों में, उस्ताद जाकिर हुसैन ट्रेन में यात्रा किया करते थे। पैसों की कमी की वजह से जनरल कोच में ये चढ़ते थे और सीट न मिलने पर ये फर्श पर क्या करते थे, अखबार बिछाकर सो जाते थे और तबले पर किसी का पैर न पड़े, और इसलिए वो अपनी गोद में रखते थे। तो देखिए, कोई व्यक्ति महान कब बनता है, जब उसका संघर्ष आपके पीछे होता है। संघर्ष, जो व्यक्ति संघर्षशील होता है ना, वही आगे बढ़ता है। आज के डेट में क्या है, 2 मिनट भी यहाँ पर क्लास चलती है तो वहाँ पर बच्चे टिक नहीं पाते हैं। तो जिस बच्चे ने, आज के डेट में कोई ऐसा कर सकता है, जो बहुत ढेर सारा आपने देखा होगा, जो कभी वास्तव में कहते हैं ना कि अगर आपको शिक्षा का अर्थ समझना है, या अगर वास्तव में आपको एक्सपोज करना है या एक्सपोलर करना है कुछ चीज़, अगर आपने पूरा चीज़ें अगर सीखनी है, देखना है, तो सबसे अच्छा माध्यम माना जाता है कि भ्रमण करो। जितना आप ट्रैवल करोगे उतना आपका ज्ञान में क्या होगा, ज़्यादा आपको ज्ञान वर्धक होगा। नई चीज़ें देखोगे, नए लोगों से, वो भी जब भी सफ़र करो प्लेन में नहीं, या तो बस में ट्रैवल करो, या फिर आपको ट्रेन में, वो भी ट्रेन में फर्स्ट क्लास सेकंड स्लीपर में नहीं, जनरल डब्बे में। जब आप जनरल डब्बे में सफ़र करोगे तो आपको भांति भांति के लोग देखने को मिलेंगे, भांति भांति संस्कृति के लोग मिलेंगे, भांति भांति बोली के लोग मिलेंगे, अलग अलग चीज़ें देखने को मिले, अलग अलग जगहों को देखिए। आप अगर कभी याद करिएगा, जब जितने भी इतिहासकार रहे हैं, चाहे हमने कहा हिंसांग आया हो, या फिर जितने भी भारत में आए हैं तिब्बती यात्रा करने के लिए, तो ये क्या करते थे, पहले आध्यात्म की खोज में तो लोगों चीज़ों को एक्सप्लोर किया करते थे, तो इस वजह से उनको ज्ञान ज़्यादा मिलता था। हमने जब बुद्ध की बात करते हैं, जब ये बोध गया से पूरे भारत में, या फिर कहीं तिब्बत होते हुए, नेपाल होते हुए, भूटान होते हुए, चाइना होते हुए, मध्य यूरोप की तरफ ये बढ़े, तो ये क्या होता है, ज्ञान की इस तरीके से पैदावार होती है। तो ये शुरुआती दिनों में क्या किया जाता था, इनको पता चल गया कि इनका गोद में रखने का कारण क्या था, तबले को, क्योंकि बचपन से ये क्या था, जब ये ट्रेन में सफ़र किया करते थे तो जनरल डब्बे में सफ़र करते थे, पैसे की तंगी होने के कारण, तो किसी का पैर तबले में ना पड़ जाए तो गोद में ये ले आए चलते थे। कुछ चीज़ें और बता रहा हूँ, याद रखिएगा। यहाँ पर देख पा रहे होंगे कि उस्ताद हुसैन पॉपुलर एल्बम अगर इनकी देखें तो कौन कौन सी पॉपुलर एल्बम रही, देखिए इनके शीर्ष एल्बमों की अगर हम बात करते हैं तो ढेर सारे एल्बमें हैं। कुछ एल्बमें में शायद मुझे लगता है कि मैं यहाँ पर शो नहीं कर पाया, कि बहुत बड़ी स्लाइड थी तो उसमें नहीं आ पाई। तो बेसिकली अगर हम देखें तो इनके कौन सी एल्बम थी, पहली फेस टू फेस, कौन सी एल्बम रही? फेस टू फेस। अब ये एल्बम कब आई थी, ये सारी चीज़ें ध्यान रखिएगा। कुछ बच्चे अभी यहाँ पर जुड़ रहे हैं, नालायकों की तरह जुड़ रहे हैं, फिर नालायकों की तरह भाग जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए, सर लेकिन सबसे पहला वाला तो 1973 वाला था ना, लिविंग इन द मटेरियल यस, वर्ल्ड। हाँ बोल। तो ये जो अभी आपने दिखाया था 77, तो दूसरा होगा ना। ये ये ना पॉपुलर है ना। इनकी जिंदगी अच्छा। में जो सबसे बेस्ट एल्बम रही, जो बहुत ज़्यादा पॉपुलर रही। अब मैं कहता हूँ ना कि जैसे मान लीजिए, पॉपुलर है ये। अब मैं कहूँ कि सोनू निगम का कोई ऐसा फेवरेट सॉन्ग बताइए जिससे उनको एक बेस्ट म्यूजिशियन का अवार्ड मिला हो। होता है नहीं कि हर, देखिए, जी कोई सर। भी जो कलाकार होता है, चाहे वो रंगकर्मी हो या चाहे राजनेता हो या कोई भी हो, अमिताभ बच्चन हो या कहीं बहुत ढेर सारे ऐसे फिल्म अभिनेता हैं जिन्होंने
अल्फा अवार्ड या फिर जो बेस्ट जो एक्टर अवार्ड है या बेस्ट जो एक्ट्रेस का अवार्ड है, बहुत से लोगों को नहीं मिला, चाहे उन्होंने 50 200 300 मूवी क्यों ना कर दी होगा। उनको ये अवार्ड कब मिलता है? बत- जो पॉपुलर होते हैं, जब बेस्ट जब होता है। उनकी उस चीज में कुछ चीजें होती हैं, जब वो बहुत ज्यादा लोगों के बीच संपर्क साधता है, जब लोगों के बीच जब पहुंची जाती है, तो तब वो क्या होते हैं, तब वो फेमस होती है। ठीक है, अब हमने कहा फेस टू फेस कब लॉन्च हुआ। अब फेस टू 1977। फेस इसका मतलब क्या था, बैंड शक्ति के साथ था। तो ये इनका पॉपुलर एल्बम रहा। अब देखिए दूसरा कौन सा है, मेकिंग म्यूजिक। मेकिंग म्यूजिक। साल था आपका म्यूजिक 1987 में। 1987। जैन गारवेर जॉन ये मैकलापिन और पंडित हरिप्रसाद चौरसिया के साथ ये करा गया। तो बेसिकली अगर आप देख दो प्लेनेट, मैंने कहा कि ड्रम था 19, ये आ गया बेटा, देखिए मिकी हार्ट के साथ ये किया गया था। क्वेश्चन क्या बनेगा, मिकी हार्ट के साथ जो एल्बम रिलीज हुई थी वो किस वर्ष रिलीज हुई थी? तो 1991 में ये रिलीज हुई थी ना। जी। जी सर। और चौथी कौन सी थी, साउंड स्केप्स। तो ये म्यूजिक ऑफ द डेज 1993 में सोलो एल्बम थी। सोलो एल्बम का मतलब क्या होता है, अकेले की। अकेले, सोलो सोलो मीन्स अकेला, अकेला। जो हम कहते हैं कि अकेला, ये इनके द्वारा निर्मित की होगी। इनकी अकेले की परफॉर्मेंस बिल्कुल थी सही, उसमें। क्योंकि हम कह रहे हैं कि यहाँ पर अलग अलग बैंड के साथ करें, या हमने अलग अलग जो नाम लिए हैं यहाँ पर इनके साथ करें। तो देखिए पांचवा है कि उस्ताद अहमद अली खां एंड जाकिर हुसैन के साथ इन्होंने जो परफॉर्म किया, तो ये इनकी एल्बम है, एल्बम का नाम है। ठीक है, तो ये साल 1994 में था, उस्ताद अहमद अली के साथ इनके द्वारा किया गया था। और देखिए छठा है, सर थोड़ा सा चौथा और दिखा दीजिए। दिख गया, जी। रिमेम्बरिंग शक्ति 1995 में किया गया था। तो इसमें देखिए इतने कलाकार हैं, मैकाली उत्पल श्रीनिवास या फिर सोलवांग गणेश या शंकर महादेवन। तो ये इनके साथ शंकर महादेवन अभी भारत के टॉप म्यूजिशियन के तौर पर गिने जाते हैं। तो इनके साथ ही किया गया था। और नीचे कुछ और थे, तो मैं इसको आपको शेयर कर दूंगा, तो वहाँ पर ये वाली जो ये वाली जो पीडीएफ है या जो इसकी जो स्लाइड है उसको मैं शेयर कर दूंगा, तो उसको देख लीजिएगा। और 12 साल की उम्र में 5 रुपये इन्हें मिले थे। क्वेश्चन पूछा जाएगा कि क्वेश्चन, देखिए क्वेश्चन पूछा जाता है बहुत, जब अगर डीपली क्वेश्चन बनता है, अगर बाई चांस मान लीजिए अगर मुझे आयु के उसमें रखा जाता है, तो मैं बहुत डीपली क्वेश्चन पूछ लेता, तो मैं कहता हूँ कि 12 साल की उम्र में जाकिर हुसैन को कितने रुपए मिले थे। जैसे अलग अलग, जैसे हम कहते हैं कि एम एफ हुसैन हो गया, या फिर रविंद्रनाथ टैगोर हो गया, या फिर राजा रवि वर्मा हो गया, ये बहुत ढेर सारे ऐसे कलाकार रहे हैं जिन्होंने अपने शुरुआती दिनों में बहुत कम पैसे से इन्होंने अर्निंग शुरू करी थी। तो यहाँ पे इन्हें 5 रुपये मिले। जाकिर हुसैन 12 साल के जब थे, तब उनके माता पिता के साथ एक कॉन्सर्ट पे गए थे। कॉन्सर्ट पर क्या थे, पंडित रविशंकर, उस्ताद अली अकबर खान और बिस्मिल्लाह खान और पंडित शांता प्रसाद और पंडित किशन महाराज जैसे संगीत के जो दिग्गज धुरंधर थे, उनके साथ इनको परफॉर्मेंस, ये दिग्गज के साथ इन्होंने परफॉर्मेंस की। देखिए अगर कोई व्यक्ति, जब कहते हैं 9 रत्नों के साथ अगर बैठता है, तो वो उसका कद कितना बड़ा होगा, तो वो उस पर विधाएं वो कितने उच्च कोटि का होता है ना। तो इसके क्वेश्चन पूछा जी। जाएगा कि 12 साल की उम्र में ये किस किस के साथ इसने पहला कॉन्सर्ट किया गया, कौन से वो धुरंधर थे। क्वेश्चन बनता है, अपने हिसाब से क्वेश्चन बना लीजिए। कौन थे, एक कॉन्सर्ट जब किया गया था पिताजी के साथ गए थे, तो कॉन्सर्ट में पंडित रविशंकर थे, उस्ताद अली का अकबर खान थे, बिस्मिल्लाह खान, ये मर गए अभी हैं। सर मर बिस्मिल्लाह मर खान गए। तो मर गए, उनका पता ये मुझे। ये क्या बजाया करते थे, बांसुरी।
बिस्मिल्लाह खान तो बिल्कुल, शहनाई बांसुरी बजाते अलग थे। होती है, शहनाई अलग होती है, ठीक है। तो पंडित शांता प्रसाद जी। और पंडित किशन महाराज जैसे संगीत की दुनिया के दिग्गज जो थे उनके साथ ये पहुंचे थे। और जाकिर हुसैन अपने पिता के साथ जब स्टेज पर गए तो परफॉर्मेंस खत्म होने के बाद जाकिर हुसैन को 5 रुपये मिले थे। इन्होंने एक इंटरव्यू पे इस बात का जिक्र करते हुए कहा कि मैंने अपने जीवन में बहुत पैसे कमाए लेकिन 5 रुपये सबसे ज़्यादा कीमती थे ना। अगर मान लीजिए अभी जितने भी यहाँ पर ये जितने भी अभी ये लोग जुड़े हैं, मान लीजिए जब आप कहीं पर आप अपने जीवन की जब पहली कमाई करते हैं, चाहे वो ट्यूशन पढ़ाते हो, चाहे वो मजदूरी करके आते हो, किसी भी काम को करते हो, अगर वो जो पहली कमाई होती है माँ बाप के टुकड़ों को छोड़कर, अगर मैं कहूँ जब अपने जीवन में आप पहली दफ़े जब पैसा अर्न करते हो, उस पैसे अगर वो 5 रुपये मिला, 10 रुपये मिला, 50 रुपये मिला, तो उसकी वैल्यू बहुत होती है। उस दिन हमें पता चलता है कि यार हमारे बाप ने जो पैसा कमाया होगा कितनी मेहनत से कमाया होगा और हम तो उसको खुलेआम उसको उड़ाया जाए। तो बेसिकली हर अपना पैसा सबको प्यारा होता है। तो आप चाहे लाखों कमा लो, करोड़ों कमा लो, उसके बाद तो वो जो पहली कमाई हो वो हमेशा याद हो। आपको मैं बता दूं, जब मेरी पहली कमाई, अगर मैं खुद की बात करूं, जब मेरी पहली कमाई थी तो एज ए चीज अगर मैं बात करूं तो 3250 रुपया, आज भी मुझे वो याद है। जब मुझे वो नगद दिया जाता था 3250 रुपये का वो मुझे बिल बना के वो दिया जाता था। तो चाहे मैं आज 1-1.5 लाख रुपए जितना भी कमा लूँ, चाहे मुझे कितना भी अर्निंग क्यों ना हो रही हो, तो वो 3250 आज भी मेरे जहन में है। तो वो जो कीमत है वो मेरे लिए आज बहुत ज़्यादा मार्मिक है। तो इसी प्रकार से अगर मैं बात करूं तो 500 रुपये इन्हें मिले थे और एक इंटरव्यू में इन्होंने जिक्र किया था कि मैंने अपने जीवन में बहुत ढेर सारा पैसा कमाया, पैसे की कोई कमी नहीं थी, बहुत अधिक संपत्ति ये अपने पास छोड़ गए। तो 5 रुपये इनके बहुत कीमती थे। तो आप ये देख पा रहे हो कि जाकिर हुसैन जी को, ठीक है, उस्ताद जाकिर हुसैन को बराक ओबामा ने व्हाइट हाउस में कॉन्सर्ट करने के लिए इन्वाइट किया था। क्वेश्चन पूछा जाएगा वह कौन सा शख्सियत थी, भारत की वो कौन सी शख्सियत है जिसने कॉन्सर्ट, जिस व्यक्ति द्वारा व्हाइट हाउस में कॉन्सर्ट किया, अमेरिका के व्हाइट हाउस में जिसके द्वारा कॉन्सर्ट किया गया था। अभी तक गिने चुने ही लोगों ने अमेरिका के व्हाइट हाउस में अपनी क्या की थी, परफॉर्मेंस दी थी। अभी यहाँ तक कि अगर हम कहें सुर की देवी जो हमारी लता मंगेशकर थी, तो वो तक जिसे भारत रत्न भी मिला था, उन्होंने तक परफॉर्मेंस नहीं कर पाए वहाँ। तो ये ऐसी खासियत ये थी क्योंकि इनके तबले की जो खनक थी, जिस तरीके से अगर आप अपने मुंह से कोई भी शब्द उकेरो ना, ये उस पे धुन बजा देते थे। चाहे आप कितनी तीव्र गति से भी कुछ भी बोल लिए, वो हर एक बीट को पकड़ लेते थे। तो मैंने जब इनका एक सर कौन से सन में है, सर अभी देखते हैं, सर कौन से सन यहाँ पर में? देखते हैं 2016 में, ठीक है। सारे चीज़ें बता रहा हूँ आपको, एक एक चीज़ बता रहा हूँ। ये बहुत ज़्यादा मैंने इसको जो पीडीएफ को बनाया बहुत ही ज़्यादा सोच समझ के बनाकर, ठीक है। तो ओबामा ने, सर ये चित्र हमने बचपन से हाँ, तो देखा है बचपन से देखा होगा बिल्कुल। सर, ये वाला चित्र ना हम हाँ जी ऐड आता था ना सर हाँ, टीवी पे, अब इन्होंने बाल होते थे इन्होंने इनके एक बिखरते थे, आपने बहुत देखा अच्छा होगा, लगते थे। एक ताज, वाह ताज, वाह तो ताज बहुत ढेर सारे ऐसे जी। इन्होंने वो किया था। तो जहाँ पर वाह ताज क्या है, पत्तियों की खनखनाहट जो थी, तो ओबामा ने व्हाइट जी हाउस में इन्हें कॉन्सर्ट के लिए न्योता भेजा था। अमेरिका में भी जाकिर हुसैन का जाकिर हुसैन का बहुत सम्मान मिला था। 2016 में पूर्व अमेरिकी राष्ट्रपति बराक ओबामा ने इन्हें ऑल स्टार, याद रखिएगा, ऑल स्टार ग्लोबल कॉन्सेप्ट में भाग लेने के लिए व्हाइट हाउस में इनको आमंत्रित किया था। क्वेश्चन पूछा जाएगा कौन सा इवेंट था, वो कौन से इवेंट के लिए इन्हें बुलाया गया था व्हाइट ऑल हाउस में? स्टार, बराक ओबामा ने बुलाया था ऑल स्टार के ऑल लिए। स्टार ग्लोबल कॉन्सर्ट के लिए बुलाया था, याद रखिएगा। तो जब व्हाइट हाउस में ये आमंत्रित किए गए थे, तो जाकिर हुसैन पहले ऐसे इंडियन म्यूजिशियन थे जिन्होंने ये इवेंट किया था। बता दिया ना मैंने। अगर मान लीजिए 2016 की अगर हम बात करते हैं, 2016 के बाद तो बहुत ढेर सारे ऐसे हमारे भारत में बहुत ढेर सारे ऐसे बड़े बड़े म्यूजिशियन रहे जिन्होंने संगीत के क्षेत्र में बहुत बड़े नाम कमाया। चाहे हम लता जी की बात करें, या आपके आशा भोंसले जी की बात करें, या फिर बहुत ढेर सारे ऐसे हस्तियां हैं जिनका ठीक है, तो उन्होंने तक नहीं करा। तो 2016 की जब हम बात करते हैं, तो 2016 में इन्होंने इवेंट करा। तो पहली दफे ऐसा ये रहा कि किसी व्यक्ति विशेष द्वारा
कॉन्सर्ट किया गया। ठीक है, जब कॉन्सर्ट किया गया तो यहाँ गए और ये जिन्होंने ये इवेंट इनको मिला। शशि कपूर के साथ हॉलीवुड फिल्मों में भी एक्टिंग करी थी। शशि कपूर के साथ किसने किसने ये फिल्म एक्टिंग की थी, तो कभी देखिएगा इस मूवी को, कभी इनका डेब्यू हुआ था। कहने का मतलब है कि जहाँ से इन्होंने फिल्मी जगत में कदम रखा। जाकिर हुसैन ने कुछ फिल्मों में भी एक्टिंग की थी। उन्होंने साल 1983 में एक ब्रिटिश फिल्म हिट एंड डच से डेब्यू किया था। क्वेश्चन क्या पूछा जाएगा, देखिए ये बहुत ही ज़्यादा मार्मिक प्रश्न है। तो ये क्वेश्चन पूछा जाए कि जाकिर हुसैन द्वारा पहली फिल्म कौन सी की गई थी, कौन सी की गई थी? हीट एंड हीट एंड डस्ट। डस्ट। तो ये वाली मूवी इनके द्वारा की गई थी। आप देखिए क्वेश्चन क्या बनता है, देखिए पलटाइए क्वेश्चन को। ब्रिटिश फिल्म हिट एंड डस्ट से डेब्यू किस अभिनेता द्वारा किया गया था? अब अभिनेता की बात कर रहा हूं यहाँ पर, मैं याद रखिएगा। डेब्यू किस अभिनेता द्वारा किया गया? वहां पर दिया जाएगा कि जाकिर आपको जाकिर हुसैन दिया जाएगा, या फिर मिथुन चक्रवर्ती दिया जा सकता है, फिर आर्नोल्ड दिया जा सकता है, फिर आपको कोई साउथ के कोई मूवी के स्टार के रजनीकांत ले लीजिए। तो यार लोग सोचेंगे यार ये तो तबला बजाता है, ये कहाँ से ये ढम ढम करने वाला कहाँ ये वहाँ चला गया। तो लोगों के दिमाग में नहीं बैठेगा। जिस बच्चे ने बहुत डीपली पढ़ा होगा, मैं हमेशा कहता हूँ कि आप किसी टॉपिक को पढ़ते हो डीप पढ़ो, कम पढ़ो डीप पढ़ो। जैसे उत्तराखंड, जैसे इसके बाद हमारा उत्तराखंड चलेगा, तो जब हम पढ़ते हैं तो जब एक कॉन्सेप्ट को आप पढ़ लोगे तो जिंदगी में फिर उसको दोबारा दोहराने की जरूरत नहीं पड़ेगी। सिर्फ देखिए बहुत से बच्चे इसमें से एक क्वेश्चन बता रहा हूँ, मैं बीच में रोक रहा हूँ, मुझे इसमें ये बता सकते हैं कि इसमें कितने ऐसे बच्चे हैं जो परीक्षा वाणी को पढ़ते हैं? बताइए। कितने हैं? सर क्वेश्चन रिपीट कीजिएगा। मैं कह रहा हूँ कितने ऐसे बच्चे हैं जो परीक्षा वाणी से पढ़ते हैं? सर मैं थोड़ा सा पढ़ती हूँ, तो पहले पहले अभी नहीं। तो परीक्षा वाणी से कभी भी मत पढ़ना। परीक्षा वाणी क्या है? वन लाइनर क्वेश्चन है। परीक्षा वाणी का यूज कब किया जाता है? जी परीक्षा सर, जी वाणी का सर। यूज कब किया जाता है? परीक्षा वाणी का जो यूज किया जाता है वो आपका जब पेपर आपके 15-20 दिन जब पेपर के बच जाते हैं तो वो आपको रिकॉल करने के लिए होती है। आज के बच्चे क्या करते हैं, परीक्षा वाणी उठाते हैं तो परीक्षा वाणी से ही पढ़ते हैं। तो परीक्षा वाणी सोचते हैं यार परीक्षा वाणी में इतने क्वेश्चन पूछे, वो तो एक पेपरों का संग्रह है। समझ में आ रहा है? रिवीजन। तो जब आप डीपली क्वेश्चन, जब जी आप सर, जी डीपली सर। पढ़ोगे तो जाके आपके सारे क्वेश्चन सही हो जाते हैं। ठीक है ना? क्यों भंडारी जी, सही कह रहा हूँ? भंडारी जी आवाज आ रही है? आपको मैं बता दूं, ये जो यहाँ पर जो भंडारी जी जुड़े हैं, आप देख पा रहे हैं, राहुल भंडारी जुड़ा है ना यहाँ पर, दिख रहा है? जी सर, जी ये सर। जो भी ये बच्चे जो लौंडे जुड़े हैं, ये जो लड़के जुड़े हैं, बेसिकली इनके लिए है ये। जो आ रहे हैं जा रहे हैं, जिंदगी में तुम कुछ कर नहीं पाओगे, पहली बात है। अगर करोगे भी तो बहुत लंबा टाइम लग जाए, आधे जिंदगी खत्म हो जाए। तो ये जो है एसएसबी में, ये एसएसबी में कमीशन वाले व्यक्ति हैं ये। कमीशन वाले व्यक्ति यहाँ हमसे पढ़ रहे हैं। तो ये क्यों पढ़ रहे हैं? ये उच्च पदों के लिए जाने के लिए, ये उच्च पद को पाना चाह रहे हैं, तो इसलिए यहाँ पर जुड़े हैं ये। अभी भी ये अपने जो अभी ये कहीं कहीं बहुत अभी बॉर्डर एरिया में है, तो ऐसी कंडीशन में अब तुम सोच लीजिए ना कि ये जब बॉर्डर जैसे एरिया में है तो अभी ये गश्त कर रहे होंगे, जो भी इनके अंदर बहुत ढेर सारे, क्योंकि उच्च पद में हैं, तो ये वो कर रहे होंगे। तो इस कंडीशन में भी देखिए माइक बंद है फिर भी वो पढ़ रहे हैं। तो ये तो जैसे संतोष जैसे हैं, या फिर BT9 है, या ये जो नौटियाल है जो बोल भी नहीं पाते हैं, तो इन बच्चों के लिए प्रेरणादायक हैं और आप लोगों के लिए भी प्रेरणादायक हैं। ठीक है ना? समझ में आ रहा है आप लोगों को? जी सर, जी सर। सर। तो अब यहाँ पर देखिए कि हमने कहा कि इस फिल्म में शशि कपूर ने भी काम किया था। वो पूछा जाएगा
कि एक ब्रिटिश फिल्म हिट एंड डस्ट में भारत के किन दो अभिनेताओं द्वारा डेब्यू किया गया था? किन दो अभिनेता थे? कौन दो अभिनेता थे? शशि कपूर या एंड फिर उस्ताद तो बिस्मिल। दो याद रखिएगा। अभी पहले, इससे पहले कुछ पता था आप लोगों को? अरे सर मैं नाइट ड्यूटी पे हूँ, नाइट ओके ड्यूटी ओके पे। सर, आप वो करिए नहीं करिए सर, सर। हेलो। आप सुन रहे हैं वो बहुत, मैं इन बच्चों के लिए कह रहा था। चलिए आप अपना वो नाइट ड्यूटी करिए। आप सुन रहे हैं वो बहुत। अरे सर मैं नाइट ड्यूटी ओके पे ओके हूँ। ओके सर, ओके। देखिए इन्होंने क्या करा। मैं तो जवाब नहीं दे ओके पाता। सर, ओके। यहाँ पर हमने देखा कि जाकिर हुसैन ने जाकिर हुसैन ने 1998 में एक फिल्म साज में भी काम किया था। क्वेश्चन पूछा जाएगा कि जाकिर हुसैन द्वारा 99 में किस फिल्म में कार्य किया था? कौन सी फिल्म थी? साज। अब क्वेश्चन पूछा जाएगा कि साज मूवी में किस व्यक्ति द्वारा, अभिनेता कौन था इसमें? इसमें कि कौन था इसमें अभिनेता के तौर पे? जाकिर हुसैन। तो हुसैन। इस फिल्म में हुसैन ने अपोजिट शबाना आजमी ये थी, ये कौन थी इनके अपोजिट में? कौन थी हीरोइन, कौन थी? शबाना शबाना आजमी। तो आजमी। बेहतरीन ये शबाना आजमी को जानते हैं, बड़ी अपने समय की बहुत खूबसूरत जी। महिला। ठीक है, तो यहाँ जावेद अख्तर की वाइफ है ओके, सर। मुझे ये पता नहीं था। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए जाकिर हुसैन को फिल्म मुगले आजम 1960 में सलीम के छोटे भाई का रोल भी ऑफर हुआ था, लेकिन पिता उस्ताद अल्लाह रखा ने फिल्म में काम करने से इनकार कर दिया। वो चाहते थे कि उनका बेटा संगीत पर ही ध्यान दे। अगर मान लीजिए ये सलीम को दीवार में चिन देंगे, अगर ये तमाम चीज़ों में रहता है कि आज जो ये जिस पोजीशन पे पहुंचे हैं, क्या वो पोजीशन पे कभी पहुंच पाते हैं? नहीं। तो हमारे जीवन में ध्यान हमारे भटक- जीवन में ठहराव होना चाहिए, भटकाव नहीं होना चाहिए। समझ में आ रहा है? जी। क्या होना चाहिए? ठहराव होना चाहिए। ठहराव। जब तक किसी व्यक्ति में ठहराव नहीं है, वो अपनी ज़िंदगी में कुछ नहीं कर सकता। आप थोड़ा सा एग्जांपल मैं यहाँ पर बताऊँ, यहाँ पर अभी तक बहुत से बच्चे आए गए। ठहराव, जब तक जीवन में ठहराव नहीं होगा तब तक कुछ नहीं होगा। अगर कहीं पर भी क्लास चल रही है, अगर कुछ ना कुछ तो हम सीखते ही हैं। चाहे अभी आपने कहा कि शबाना आजमी जो थी, ये उस्ताद किसकी बीवी है? आपने कहा जो शायर हैं, जो गाने लिखते हैं। हाँ, हाँ तो जी, जावेद जावेद अख्तर अख्तर सर। साहब की बीवी है। एक क्वेश्चन मुझे भी ये भी पता चला, मैंने भी तो कुछ सीखा। सर मुझे भी नहीं पता था कि इन्होंने फिल्मों में काम अरे किया हमें तो है। कौन सा पता था। मैंने तो बेसिकली आज न्यूज़पेपर में, आज पेपर में कटिंग आई थी, तो मैं स्कूल में बैठा था, तो स्कूल में मैंने इसको अध्ययन करा। फिर मैं घर आया, घर आने के बाद मैंने कहा कि यार इस पे मुझे वीडियो बनानी चाहिए, क्योंकि करंट अफेयर से रिलेटेड है, बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है, और साथ ही पीसीएस के तौर पे भी ये अपने आप में वो है। तो यहाँ से क्वेश्चन तो बनेगा बनेगा, याद रख लीजिए। तो इसलिए मैंने इस पे, मैं जब ये बना रहा था तब मैं इसको पढ़ रहा था, इससे पूरा मुझे भी जानकारी नहीं थी। तो बेसिकली हमने कहा कि इसके पिता ने अगर ये कहा, अगर इनके पिता ने कहा अगर ये छोटा सलीम बन जाता, कि एक इसका, आपको मुगले आजम का एक गाना, नहीं गाना जो कह रहा हूँ, कोई एक डायलॉग याद है? एक फेमस इसका डायलॉग था, अनारकली कुछ था, मैं भूल रहा हूँ। अगर किसी को याद है तो बता सकता है। चलिए जो भी है, फिर कभी याद आएगा तो फिर अगली क्लास में हम उसको डिस्कस कर लेंगे। तो इनके पिता का जो बेसिकली जो कॉन्सेप्ट रहा कि मेरा बेटा सिर्फ किस पे ध्यान देगा, किस पे देगा? संगीत पे। पर। अब देखिए उस्ताद जाकिर हुसैन संगीत पर। फैमिली ट्री की अगर बात करें, अनारकली तो सर दीवार में चिनवाने का कुछ कॉन्सेप्ट था ना सर ऐसा? हाँ ठीक है, चलिए वो अनारकली को हम बाद में चुनेंगे, फिर इसको देख लो। देखिए ये फैमिली ट्री का मतलब क्या होता है? एक मिनट, हाँ रुक जाओ अभी। सर परिवार की श्रृंखला। मैं लड़कों से पूछना चाह रहा था। ठीक है, ये अच्छा परिवार की सॉरी सॉरी। श्रृंखला ये रहती है। ठीक है, एक वृक्ष, हम कहते हैं ना, एक वृक्ष होता है, उसकी जड़ें बाप, तना माँ, उसके जो कलियां हैं, ये शाखाएं हैं, वो उसके बच्चे,
और जो अंकुरित होते हैं तो उसके नाती पोते फिर अंकुरित होते हैं जब फल के तौर पर, तो उसके अन्य अगली पीढ़ी। तो ये एक समझाने का था। ये देखिए पिताजी कैसे थे, ये देखो इनके पिताजी थे, इनकी माता ये है, माता पिता इनके। मैंने पिता का नाम क्या था बताइए जल्दी, अल्लाह रखा और खां। माता का नाम? बाबी बेगम। बिल्कुल सही। ये अल्लाह रक्का खां एक कुरैशी क्या है, तबला वादक थे, ठीक है, क्योंकि ये बड़े हुनरमंद उस समय तबला वादक थे, तो तबला ये बजाया करते थे। तो और इनकी पत्नी, तो बेसिकली ये वाला जो इसका जो ट्री है, इस ट्री को मैंने बनाया तो था, मगर ये ट्री को अभी मैं खींच नहीं पाया क्योंकि बहुत बड़ी स्लाइड थी, ये इस स्लाइड में आ नहीं रही थी। तो बेसिकली इनकी वो जो पूरी स्लाइड है, मैं इसको पीडीएफ शेयर करूंगा आपको, तो उसमें देख लीजिएगा, ठीक है, क्योंकि इसको मैं ऊपर करूंगा तो आ जाएगी आपके पास, ठीक है। देखिए अगर बात करें, राजनीति हस्तियों ने जाकिर हुसैन को दी श्रद्धांजलि। क्वेश्चन पूछा जाए, प्रधानमंत्री मोदी जी ने भी एक्स हैंडल पर, जिसे हम ट्विटर हैंडल बोलते हैं, तो उस पर ये एक शोक संदेश इन्होंने कहा कि देखिए इनके व्यक्तित्व क्या था कि महान तबला वादक उस्ताद जाकिर हुसैन के निधन से बहुत दुख हुआ है। उन्होंने एक सच्चे प्रतिभाशाली व्यक्ति के रूप में उन्हें याद किया गया। उन्होंने जिन्हें भारतीय शास्त्रीय संगीत की दुनिया का क्रांति ला दी। देखिए अगर हम कहें क्लासिकल म्यूजिक की दुनिया में बहुत बड़ा नाम, या कहें इन्होंने जो क्लासिकल म्यूजिक में बहुत बड़ा योगदान दी, कहीं ना कहीं क्रांति ला गई। उन्होंने तबला के को वैश्विक मंच पर लाए और अपने बेजोड़ लय से लाखों को मंत्रमुग्ध कर दिया, और साथ ही उनके परिवार और उनके जो वैश्विक संगीत के समुदाय को कहीं ना कहीं बहुत बड़ी क्षति हुई। तो बेसिकली प्रधानमंत्री जी का ये ट्वीट आप देख पा रहे होंगे, ठीक है। तो इसका हिंदी रूपांतरण ये है। अब यहाँ पर देख पा रहे होंगे गृह मंत्री अमित शाह ने भी ट्वीट इनको दिए कि एक, अगर बेसिकली अगर ध्यान दें जिस प्रकार से आज हमारे देश में हिंदू मुस्लिम है, क्या अगर हम दो पल के लिए सोचें, जिस प्रकार से कह रहे हैं कि बटोगे तो कटोगे, जो हमारे देश के जो सबसे बड़े न्यायिक पालिका में जो बैठे हुए हैं, अभी एक कल मैं उस पर आपको वीडियो लाऊंगा। एक मुझे बता सकता है कोई कि अभी क्या वास्तव में किसी, रुक जाइए मैं आप जिस बच्चे से क्वेश्चन करूंगा वही बताएगा। तो मुझे यहाँ पर, क्योंकि राहुल जी तो अभी ड्यूटी पे हैं, पेट्रोलिंग पे हैं, तो मुझे संतोष NBT9 या फिर जो नौटियाल जी, ये तुम तीनों में से मुझे एक चीज़ ये बताइए, क्या अभी वर्तमान या कुछ एक सप्ताह पूर्व या एक 10 एक सप्ताह भी है, एक ही सप्ताह हो रहा होगा, क्या कोई ऐसा न्यायाधीश है जिस पे महाभियोग की कार्रवाई हो रही है, या कुछ ऐसा कुछ सुनने में आया आपने? हाँ, इलाहाबाद कौन के थे? इलाहाबाद के न्यायाधीश है संतोष कुमार यादव। हाँ, तो इन्होंने इन पे महाभियोग क्यों हो रहा है, कुछ बता सकते हैं? हाँ जी, इन्होंने कहा था कि मुस्लिम के लिए कुछ कहा था इन्होंने। यूज किया था? और हाँ जी कौन सा वर्ड यूज किया था? सर, थोड़ा ड्यूटी पे हूँ सर, अभी यहाँ बोल चलिए नहीं चलिए, पाऊंगा ना, राजभवन में ठीक है हूँ, ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है कांस्टेबल ठीक हूँ है ठीक सर। है, आप भी ठीक है। अब बेसिकली देखिए B9 ना BT9 भी देखो, ये भी फोर्स में है। देखिए बहुत बड़ी बात है कि ऐसे बच्चे हमारे क्लास में जुड़ रहे हैं, और जो जॉब नहीं, जो जॉबलेस है, उनको तो ये सोचना चाहिए। तो ये भी हमारे लिए गौरव की बात है। बहुत ढेर सारे ऐसे हमारे, पिछली बार तो